जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि इसी तरह विश्व खाद्य समस्या के समाधान में भी सूक्ष्म जीवी रसायक सिद्ध हो सकते हैं। प्रतिवर्ष बढ़ने वाली 7 करोड़ की आबादी को 20 लाख टन अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए। इसके लिए 4 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर सोयाबीन की खेती की जरूरत पड़ेगी, जबकि 1 कोशिकीय प्रोटीन के व्यापक पैमाने पर उपयोग करने पर 200 घन मीटर धारिता वाले 2000 टैंक 20 लाख टन अतिरिक्त प्रोटीन सूक्ष्म जीवियों की सहायता से तैयार करने के लिए काफी होंगे। इस विधि से इस 20 लाख टन अतिरिक्त प्रोटीन के लिए सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन पर्याप्त होगी। सोयाबीन उत्पादन की वर्तमान विधि द्वारा इतने ही प्रोटीन के उत्पादन हेतु वांछित भूमि का यह 4 करोड़वां भाग है। इसी तरह औद्योगिक प्रक्रिया से काफी मात्रा में बनने वाले कूड़े का उपयोग प्रोटीन बनाने तथा बढ़ाने में किया जा सकता है। सूक्ष्म जीवियों की सहायता से यदि विश्व के वर्तमान तेल उत्पादन से उपलब्ध संपूर्ण पैराफिन को प्रोटीन में बदल दिया जाए तो लगभग 70 करोड़ टन प्रति वर्ष का उत्पादन होगा। दुनिया का 10% दूध प्रति वर्ष पनीर बनाने में काम आता है। इस प्रक्रिया में प्रोटीन जमाने के लिए दूध मुँहे बछड़े के पेट से प्राप्त होने वाले एक कीटाणु को, जिसका नाम है रेननेट, मिलाना जरूरी होता है। इस रेननेट के लिए प्रति वर्ष 4 करोड़ बछड़ों का वध किया जाता था। पिछले 15 वर्षों में तो पनीर उत्पादन खूब बढ़ा, पर फिर रेननेट की कमी का सामना करना पड़ गया। सूक्ष्म जीव विज्ञानियों ने फफूंदी के विलंघन से रेननेट की ही तरह के कीटाणुओं के उत्पादन की विधि खोजी। इससे केवल 1 ग्राम तैयार पदार्थ 700 किलोग्राम पनीर बनाने को पर्याप्त होता है। विभिन्न प्रकार के दूषणों के लिए सूक्ष्म जीवी जिम्मेदार माने जाते रहे हैं। किन पर्यावरण की सफाई में भी सूक्ष्म जीवों की उतनी ही प्रमुख भूमिका है। गंदे द्रव की सफाई की मोटे तौर पर 3 विधियां हैं: क्रियाशील कीचड़ विधि, निस्पंदन तथा किण्वीकरण। 3 विधियों में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका प्रमुख है। तीसरी विधि मीथेन किण्वीकरण में एक विशेष प्रकार के जीवाणु कार्बनिक गंदगी को कार्बनिक अम्ल में बदल देते हैं। उसके बाद मीथेन जीवाणु कार्बनिक अम्लों को मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। इस विधि में गति मंद होती है, पर लाभ यह है कि गंदगी की ऊर्जा का 80% से अधिक मीथेन के रूप में मिल जा सकता है। मीथेन का एक स्वच्छ ईंधन की तरह प्रयोग संभव है। इस तरह सूक्ष्म जीव दुनिया की एक और बड़ी समस्या के समाधान में सहायक हो सकते हैं। लाइसीन उन 3 अनिवार्य अमीनो अम्लों में से एक है जो अनाज में नहीं होते। गेहूं या मक्का में मात्र 114 यानी 1/4 यानी 0.25% लाइसीन मिलाने पर आटे का जैवीय मान बढ़कर दूध के बराबर हो जाता है। पशुओं को भी चारे के साथ दिए जाने पर लाइसीन बहुत लाभ पहुंचाता है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से अनाज के खाद्य मान को भी बढ़ाया जा सकता है। मनुष्य के लिए 20 में से 9 अमीनो अम्ल आवश्यक हैं। अन्य प्रोटीन पशु प्रोटीनों से घटिया होते हैं, अतः इनमें कुछ अमीनो अम्लों की कमी होती है। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों की सहायता से अमीनो अम्लों का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही जापानी सूक्ष्म जीव विज्ञानियों ने ग्लूटेनिक अम्ल तैयार करने वाला जीवाणु ढूंढ निकाला है। प्रदीपन से यही जीवाणु एक उत्परिवर्ती पैदा करता है जो लाइसीन नामक पदार्थ के बड़े पैमाने पर उत्पादन में सहायक होता है। ऐसे स्वादहीन विभिन्न खाद्य पदार्थ जो विश्व में उपलब्ध हैं पर अभी खाद्य प्रयोग में नहीं आते, उन्हें स्वादिष्ट बनाने में भी सूक्ष्म जीवियों की मदद जरूरी है। इस तरह पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और विश्व खाद्य समस्या, विश्व की इन 2 सबसे बड़ी समस्याओं के समाधान में सूक्ष्म जीवियों का महत्वपूर्ण भूमिका है। आबादी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या के क्षेत्र में भी परिवार नियोजन निरोधक गोलियों के निर्माण में इनका विशिष्ट योगदान है। मनुष्य को निरोग बनाने हेतु उपचारों औषधियों के निर्माण में भी इनकी अनिवार्यता है।
ऊर्जा की समस्या में भी उनकी सहायता समाधान कारक सिद्ध होती होगी। विकास और प्रौद्योगिक प्रगति में प्रायोगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान की विशिष्ट भूमिका है। कृषि, कोशिकीय, आणविक, आनुवांशिक तथा विकिरण जीव विज्ञान अनुसंधान इसकी शाखाएं हैं। उद्योग, अभियांत्रिकी एवं औषध क्षेत्रों में इसके प्रभावी परिणाम सामने आए हैं। एक पूर्ण पोषित मनुष्य अपने जीवन में पानी और ऑक्सीजन के साथ साथ बड़ी तादाद में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ग्रहण करता है। इनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों पर ही निर्भर करता है। पानी को प्राकृतिक रूप से शुद्ध कौन करता है? सूक्ष्म जीव। जंतुओं और पौधों के मरने के बाद सूक्ष्म जीव इन्हें अपघटित करते हैं, अन्यथा इनसे पर्यावरण से दूषण ही फैले। एक आदमी अपने संपूर्ण जीवन में जितना कूड़ा बनाता है उसी से एक पहाड़ बन जाए यदि सूक्ष्म जीव उन्हें अपघटित करके प्रकृति चक्र में दोबारा न डाल दे। इसके साथ ही सूक्ष्म जीव विज्ञानी नाइट्रेटों को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने की क्षमता को विकास की भी कोशिश कर रहे हैं, जिससे गंदे पानी के पौधों और खेती के नाइट्रेट द्वारा नदियों झीलों में फैल रही सड़न समाप्त की जा सकेगी। यह आशा भी है कि कई सूक्ष्म जीवों का उच्च जीवों में आनुवांशिक रूपांतरण संभव होगा। इससे कुछ मानवीय किण्वाणु कमियां पूरी की जा सकेंगी। दालों की जड़ों में रहने वाले नाइट्रोजन उत्पादक सूक्ष्म जीवों को यदि सामान्य अनाज की जड़ों में संयुक्त किया जा सका तो इससे भी आर्थिक एवं सामाजिक लाभ होगा, क्योंकि इन अनाजों का खाद्य मान इससे बढ़ जाएगा। सूक्ष्म जीवियों से संभावित सहयोग के अलावा प्रकृति के विभिन्न जीव जंतुओं को इतनी सामर्थ्य दे रखी है कि वे स्वयं भी परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल सकें अथवा प्रस्तुत प्रतिकूलताओं से मुकाबला करने की सामर्थ्य जुटा सकें। समर्थ सशक्त जीवनी शक्ति। उदाहरण के लिए बीमारियों का निदान करने के रक्त, मल, मूत्र, थूक आदि की परीक्षा की जाती है और देखा जाता है कि प्रस्तुत रोग के कारण कौन से विषाणु हैं। रोगी के शरीर में जो विषाणु पाए जाते हैं उन्हें मारने के लिए औषधि कारगर होती है, उसको उपचार के रूप में सेवन कराया जाता है। समझा यह जा रहा है कि उन कीटाणुओं की आकृति प्रकृति समझ ली जाए और उन्हें मार डालना किस रसायन के उपयोग से संभव हो सकता है, इसका पता लगा लिया जाए तो रोगों से उनके उत्पादक विषाणुओं से छुटकारा प्राप्त कर लिया जाएगा। पूना की विषाणु अनुसंधान शाला ने मनुष्यों की तरह समय समय पर पशु पक्षियों में भी फैलने वाली महामारियों का लेखा जोखा तैयार किया है। रानीखेत में एक बार कोयलों पर विपत्ति टूटी थी। मैसूर के कयासानूर वनों में बंदरों का सफाया हुआ था। नागपुर की मस्तिष्क शोध बीमारी, कलकत्ता का रक्तस्रावी जवर, दिल्ली की पीलिया सभी को याद है। महामारियों के ऐसे आक्रमण अक्सर होते रहे हैं। प्रथम महायुद्ध के बाद हैजा, प्लेग और इन्फ्लुएंजा की जैसी बाढ़ आई थी वह किसी से छिपी नहीं है। अब तक प्राय 200 से अधिक प्रकार के विषाणु आर्थ्रोपोड वायरस ढूंढे जा चुके हैं। ये मक्खी, मच्छर, पिस्सू, खटमल जैसे छोटे कीड़ों के शरीर पर कब्जा जमाते हैं और फिर उनके संपर्क में आने पर मनुष्य भी प्रभावित होते हैं। रॉकफेलर फाउंडेशन तथा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन रिसर्च ने पिछले दिनों विषाणुओं की आकृति प्रकृति के संबंध में तो सुविस्तृत लेखा जोखा तैयार किया है, पर वे भी ऐसा कुछ ठोस उपाय नहीं निकाल सके कि किस प्रकार इन रक्त बीजों से छुटकारा पाया जाए, क्योंकि उनके आक्रमण ऐसे छंद तथा इतने तीव्र हैं कि जब तक रोकथाम का अवसर आए तब तक तो अपना 3/4 काम पूरा कर लेते हैं। विषाणुओं की खोजबीन न केवल भारत में वरन समस्त संसार में हो रही है, किंतु जब अब तक जो परिणाम निकले हैं वे बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, क्योंकि मारण प्रयोग की सार्थकता पूर्णतः संदिग्ध होती चली जा रही है। इसका एक कारण तो यह है कि रोग कीटकों के साथ साथ जीवन रक्षक स्वस्थ कीटाणु भी मरते हैं, क्योंकि दवा तो रक्त में मिलकर मार काट मचाती है, वह रोग को मारने और निरोग को बचा देने की समझ वाली नहीं होती। इसलिए जहाँ रोग कीटों को मारने में आंशिक सफलता मिलती है वहाँ शरीर की जीवनी शक्ति इतनी दुर्बल हो जाती है कि
इसके फलस्वरूप किसी रोग की सामयिक निवृत्ति भले ही हो जाए, पर पीछे पीछे अनेक विकृति विद्रोह उठ खड़े होने की संभावना बन जाती है। दूसरी एक बात यह है कि विषाणु मारक औषधि प्रयोग के पहले झोंके में तो कुछ न कुछ मरते हैं, पर जो बच जाते हैं वे ऐसे ढीठ बन जाते हैं कि दवाएं उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोग वाहक कीटों की आनुवांशिकता पर एक अन्वेषण रिपोर्ट प्रकाशित करके बताया है कि कीटनाशक दवाएं आरंभ में तो मारकाट करने में सफल होती हैं, पर जो जीवित बच जाते हैं उनमें इन कीटनाशक दवाओं से लड़ने की क्षमता भी तेज से विकसित हो जाती है। इस वातावरण में रहते रहते वह कीट निर्भय हो जाते हैं और फिर DDT, डायल्ड्रिन जैसी दवाएं भी उन्हें नष्ट करने में असमर्थ हो जाती हैं। अभ्यस्त कीड़े इन विषैली दवाओं पर निर्भय होकर बैठे रहते हैं। इतना ही नहीं, कितने ही तो इन विषों के रसास्वादन का भी प्रेम पूर्वक आनंद लेते हैं। जो बात फसल नाशक कीटाणुओं पर लागू होती है, ठीक वही मानव शरीर में भीतर अड्डा जमाए बैठे विषाणुओं पर लागू होती है। कुछ दिन के अभ्यास के बाद वे भी दवाओं का अंगूठा दिखाने लगते हैं। इन परिस्थितियों में यही सोचना पड़ रहा है कि कीटाणुनाशक दवाओं पर लगने वाले प्रयत्न को एकांगी न रहने दिया जाए, वरन शरीरों में उस जीवनी शक्ति के उद्भव का प्रयास किया जाए जिसके रहते न तो विषाणु बाहर से आक्रमण कर सके और न मलों के सड़ने के कारण भीतर ही उत्पन्न हो सके। स्वास्थ्य संबंधी सामान्य नियमों का पालन करना, आहार विहार से विकृति के अनुरूप सामंजस्य उत्पन्न करना ही वह वास्तविक उपाय है जिससे विषाणु की विभिक्षा से निपटने का स्थायी उपाय निकल सकता है। एक और भी चिंताजनक पक्ष यह है कि यह मास्क औषधियां भी विषाणुओं से कम घातक नहीं है। यदि उनका मारक तत्व किसी प्रकार प्रबल हो सके तो फिर उसकी भयंकरता किसी महामारी से कम न रहेगी। लाभ सोचने के स्थान पर रोग और रोगियों के ही नहीं, स्वस्थ मनुष्यों के सफाया होने की संभावना भी सामने आ खड़ी होगी। खरगोशों की बहुलता से निपटने के लिए उनमें एक मारक तत्व की सुई लगाने का ऐसा ही प्रयोग हुआ है जिसने विषाणु नाशक दवाओं के सेवन के साथ जुड़ी हुई विभीषिका को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। फ्रांस में एक डॉक्टर ने अपने बगीचे के खरगोश मारने के लिए उन्हें एक जहरीला इंजेक्शन लगाया। उसका अनुमान था कि इन खरगोशों के संपर्क में आने वाले बगीचे के कुछ खरगोश भी मर जाएंगे, पर परिणाम अप्रत्याशित हुआ। वह मारक दूत इस प्रकार अनियंत्रित होकर फैली कि यूरोप में खरगोशों के वंश नाश का ही संकट उत्पन्न कर दिया। घटना इस प्रकार घटी कि फ्रांसीसी डॉक्टर पाल अमरदा डेलाइल के बगीचे में खरगोशों का बाहुल्य था। वे आए दिन नए पौधे नष्ट कर देते थे। इससे वे खरगोशों पर बेतरह झल्लाए हुए थे। खरगोश मारने की दवा का विज्ञापन पढ़ा तो उनकी बाँछें खिल उठ गईं और दूसरे ही दिन उसने उसे मंगाने का ऑर्डर दे दिया और वह कुछ ही दिनों में आ भी गई। उनका विचार अपने बगीचे के खरगोशों को खत्म करने का था। सो बताई हुई तरकीब के अनुसार उन्होंने 2 खरगोश पकड़े, उन्हें दवा के इंजेक्शन लगाए और बगीचे में छोड़ दिया। खरगोश बीमार पड़े। उनकी छूत बगीचे के अन्य खरगोशों को लगी और वे उसी छूत की बीमारियों से सब के सब मर गए। डॉक्टर को अपनी सफलता पर बहुत प्रसन्नता हुई, पर बात एक ही बगीचे तक समाप्त नहीं हुई। छूत फैली और उसने पहले फ्रांस भर के खरगोशों का सफाया किया, फिर पीछे सारे यूरोप में उन पर कहर बरसा दिया। फ्रांस में मांस के लिए खरगोश पाले जाते थे। किसानों ने पशुपालन के लिए घरेलू उद्योग में खरगोशों को भी शामिल कर रखा था। सरकारी शिकारगाह में शिकारियों के लिए लाइसेंस लेकर खरगोशों के शिकार की अनुमति मिलती थी। इससे सरकारी खजाने में करोड़ों रुपया लाइसेंस फीस का जमा होता था। अनुमान किया जाता है कि प्राय 20 लाख खरगोशों का मांस उस देश के निवासियों को मिलता था। उनकी खालें काफी कीमती जाती थी और उससे किसानों और शिकारियों को काफी पैसा मिलता था। चमड़े के उद्योग में इस चमड़े की बड़ी भूमिका थी। इस उद्योग से सरकार को 20 लाख करोड़ फ्रैंक का टैक्स मिलता था और चमड़े के कारखानों में प्राय 1 लाख कर्मचारी काम करते थे। द्वितीय महायुद्ध के समय तो भूखमरी जैसे खरगोशों ने ही फ्रांसीसियों को बचाया था। उन दिनों 85 लाख खरगोश हर साल मारे जाने लगे थे। यूरोप भर में इन उपयोगी खरगोशों का इतनी तेजी से सर्वनाश होने से सर्वत्र हाहाकार मच गया। उन दिनों एक 3 वर्ग मील के इलाके में 20,000 खरगोश जमीन पर मरे
हुए पड़े पाए गए। जंगलों और झाड़ियों में मरने सड़ने वालों की संख्या तो और भी बढ़ी चढ़ी थी। बीमार खरगोशों से गांव की गलियां भरने लगीं और सड़कों पर पहुंचकर वे तेज दौड़ती मोटरों से कुचलने लगे। सड़कें इस रक्त मांस से घिनौनी हो गईं। यह समस्या उन दिनों यूरोप की एक बड़ी समस्या बन गई। खरगोशों का वंश नाश करने वाली इस दवा का नाम था भेक्जामेटोसिस। उसे ऑस्ट्रेलिया की सरकारी प्रयोगशाला में बढ़े हुए खरगोशों को नष्ट करने के लिए बनाया था। इस दवा के इंजेक्शन लगाकर कुछ खरगोश जंगलों में छोड़े गए थे। फलस्वरूप छूत की बीमारी उन्हें लगी और बड़ी संख्या में वे मर गए। इससे वे मरे तो पर वैसा सफाया नहीं हुआ जैसा कि यूरोप की जलवायु ने उन पर कहर बरसाया। इस संकट का निवारण का खरगोशों की नस्ल बचाने के लिए फैली हुई महामारी पर नियंत्रण करने का काम पाश्चर इंस्टीट्यूट ने अनेकों सरकारी अनुरोध पर अपने हाथ में लिया। डॉक्टर पियर लेपे के नेतृत्व में एक वैक्सीन निकाला गया और उससे उस महामारी पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सका। रोकथाम के लिए जो एंटीभिक्जामेटोसिस इंजेक्शन बनाया जा सका उससे इतना ही हो सका कि खरगोशों की नस्ल मिटने से बचाई जा सके। पाश्चर इंस्टीट्यूट के कर्मचारी ने बड़ी मेहनत करके 2 वर्ष में 4 लाख स्वस्थ खरगोश पकड़े और उन्हें टीका लगाकर जंगलों में छोड़ दिया ताकि वे उस महामारी के प्रभाव से अपने को बचा सकें और भविष्य में नस्ल पैदा कर सकने योग्य बन रह सकें। जिन्हें टीका नहीं लगाया जा सका वे तो बेचारे तेजी से मौत के ग्रास बनते ही चले गए। बेल्जियम, लेक्जेमबर्ग, जर्मनी आदि देशों में भी खरगोशों का उसी प्रकार इस महामारी ने सफाया किया। डॉक्टर पॉल डिलाइल ने कुछ खरगोशों पर मारक प्रयोग किया था, पर इसकी विष बेल फैली तो उसने करोड़ों के ही प्राण ले लिए। विषाणुओं की भयंकरता और उनकी हानि कम नहीं है। उनके निराकरण का उपाय किया जाना चाहिए, पर वह अति उत्साह भरा और एकांगी नहीं होना चाहिए। मारक औषधियों की उल्टी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए उनका प्रयोग फूंक फूंक कर करने में ही कल्याण है। अन्य प्राणी प्रकृति के आक्रमण को एक सीमा तक ही सहन कर सकते हैं और अधिक दबाव पड़ने पर दम तोड़ देते हैं, पर मानवीय काया का निर्माण इतना लोचदार है कि वह विभिन्न परिस्थितियों में भी निर्वाह कर सकता है और अपने आप को इस प्रकार ढाल सकता है जिससे प्रकृति का दबाव उसे चुनौती न दे सके। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। एक बार अब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।